दिल्ली का एक गांव किरारी में एक छोटा सा गरीब परिवार का घर था, जिसके दरवाजे नहीं बल्कि पर्दे लगे हुए थे। अक्सर जब हवा चलती तो पर्दे हवा से उड़ से जाते और घर के अंदर बाहर के लोगों को सब दिखाई देता। मीका जो उस परिवार की माँ थी, उसको ये बहुत फिक्र होती थी और वो डरती कि कोई जंगली जानवर ना अंदर आ जाए और उसकी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। अनीका अपने पति से कहने लगी, ओ जी सुनते हो, हमें गेट का दरवाज़ा ही लगवा दो। अनीका का पति सागर, जो कि किसी के पास खेती बाड़ी करके रोज़ का खाना पीना पूरा करता था, वो बोला, अनीका तुम्हें तो पता है कि घर का खाना पीना कैसे चलता है, और फिर विदा की पढ़ाई का भी तो कुछ करना है। विदा उनकी बेटी इकलौती बेटी थी। ये बात करके विदा को उसका बाप सागर गोद में उठा लेता है। विदा सिर्फ 3 साल की बच्ची थी। जब भी हवा चलती तो उसकी नज़र सिर्फ हमेशा पर्दों की तरफ ही रहती और ये बात अनीका बहुत नोट करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। जनवरी की एक शाम में ठंडी हवा चलने लगी और विदा उसी तरह पर्दों को देख रही थी। जब अनीका ने गौर किया कि विदा पर्दों को नहीं देखती बल्कि पर्दों के पीछे कोई चमकती छुपी चीज़ देखती है, जिसको देखकर विदा मुस्कुरा रही थी। अब की बार अनीका ने हिम्मत जुटाई और पर्दे के पास गई और अचानक हवा भी बंद हो गई और पर्दा भी वापस अपनी असली हालत में आ गया। लेकिन अनीका जो कि परेशान थी, वहाँ क्या था? बहरहाल अनीका ने नज़रअंदाज करते हुए अपनी बेटी विदा को उठाया और अंदर कमरे में चली गई। सारी रात अपने कमरे की खिड़की में से पर्दे का उठना और नीचे वापस गिर जाना, बस यही देखती रही और वहशत महसूस करती रही। दिन गुजरते गए और अनीका का तजस्सुस और परेशानी बढ़ती गई। अब सुबह जब अनीका अपने सहन में आई तो वहाँ खून के कतरे पड़े हुए थे। अनीका ने जैसे ही एक कदम पीछे किया, किसी चीज़ से लगकर वो गिर गई और देखा इंसानी ताज़ी खोपड़ी और खून से लथपथ थी, सामने पड़ी हुई थी। ये देखकर अनीका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इतने में सागर, जो कि कमरे में सो रहा था, भागता हुआ आया। अनीका, अनीका तुम ठीक हो? अनीका ने बिलबिलाते हुए होंठों से इशारतन उसको बताया, वो देखो। और जब वहाँ देखा तो एक मुर्गे का सर था। सागर कहने लगा, अरे यार तुम एक मुर्गे के सर से डर गई, कोई परिंदा फेंक गया होगा। अनीका डरते डरते बोली, वो मैं अनीका से कुछ नहीं बोला जा रहा था। उसके शोहर ने कहा, तुम्हें कुछ वहम हो गया है। ये बात करके अनीका का शोहर वहाँ से चल दिया। उसके बाद सारा दिन और सारी रात अनीका में बुखार के साथ साथ खौफ की लहर भी दौड़ रही थी। पूरे गांव में एक ही पंडित था जो कि दवाई दारू के अलावा आत्मा को भी वश में करने की सलाहियत रखता था। उसे लोग तबीब और एक पहुंचा हुआ बाबा भी मानते थे। जब उसको बुलाया गया तो वो पंडित अनीका की हालत देखकर परेशान हो गया, क्योंकि अनीका की गर्दन पे उसको वो निशान दिखे जो वो एक शक्तिशाली औरत के निशान थे। वो लाल आंखों वाली काली औरत, जिसका मुकाबला करते उस पंडित के बुजुर्ग को भी दुनिया से जाना पड़ा था। वो निशान जो आम आंख नहीं देख सकती थी। पंडित उनको बगैर कुछ बताए दवाई देकर चला गया। जब अनीका चलने फिरने के काबिल हो गई, ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर सहन में आ गई और सागर से कहने लगी, आपको नहीं लगता सर्दियों की रातें खौफनाक होती हैं? तो सागर बोला, अरे बेगम, हॉरर सीरियल कम देखा करो और विदा की तरफ तवज्जो दो। तो अनीका बोली, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अनीका अपनी बेटी विदा को लेकर कमरे में चली जाती है और कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। रात के 2 बजे जब अनीका की आंख खुलती है तो सागर बिस्तर पर नहीं होता।
अनिका सोचती है शायद वॉशरूम गए होंगे और ये सोचकर दोबारा लेट जाती है। जब अगले 20 मिनट तक सागर की ना कोई आहट और ना कोई आवाज़ है तो आहिस्ता से अपने कमरे की खिड़की को खोलती है तो अनिका क्या देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सागर के मुंह पे रस्सी बंधी होती है और एक काले बालों वाली लंबी औरत उसके पेट को फाड़कर अंदर से खा रही होती है। और जब वो औरत उसकी तरफ देखती है वो लाल आंखें और मुंह पे लगा हुआ सागर का टपकता खून अनिका को बेहोश कर देता है। अनिका जब सुबह होश में आती है तो हल्की हल्की रोशनी उसके सहन में पड़ रही होती है। अनिका को कुछ याद नहीं होता, लेकिन अब की बार जब वो सहन में जाती है तो उसी तरह खून के कुछ कतरे वहाँ ज़मीन पर गिरे नज़र आते हैं। जब वो खून से डरकर ठोकर से गिरती है तो उसके अपने शोहर सागर के सर सामने पड़ा होता है। ये देखकर ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है, लेकिन अब की बार बहुत देर हो चुकी है। सागर को वो चुड़ैल खा चुकी थी। अब पंडित भागता हुआ आता है और रोते हुए कहता है, काश मैंने तुम्हें बता दिया होता। ये वही चुड़ैल है जो 2 साल में एक बार आती है और 2 घरों का निशाना बनाती है। मेरे माँ बाप को भी इसी ने कत्ल किया। तुम फिलहाल के लिए भाग जाओ यहाँ से, मैं इसका मुकाबला करूँगा। अब की रात पंडित पूरी तैयारी से वहाँ बैठा था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता उसके वश में आ रही थी। ये अचानक पंडित के पास लगी आग बुझ गई और पंडित को मंत्र वाली किताब पे रोशनी ना होने की वजह से नज़र आना बंद हो गया। अब की बार पंडित का वजूद भी हिलने लगा, क्योंकि वहशतनाक चुड़ैल जो कि पंडित के वश में होने जा रही थी अब वो आज़ाद हो चुकी थी। उस चुड़ैल ने पंडित के 2 हिस्से कर दिए और पंडित की चीखने की आवाज़ें पूरे गांव ने सुनी। अनिका को मालूम हो चुका था कि उस चुड़ैल के बारे में जिस को मालूम हो जाता है वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ती। अनिका को अपनी मौत करीब आते नज़र आ रही थी। अब अनिका रात होने का इंतज़ार करने लगी और विदा को साथ लगाकर रोने लगी। रोते रोते रात हो चुकी थी। अचानक बिजली की गरज के साथ सहन के दरख्तों को आग लग जाती है। अनिका आग बुझाने में मसरूफ़ हो जाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो वही चुड़ैल उसके सामने मौजूद होती है। और चुड़ैल कहती है, डरो नहीं अनिका, तुम्हारी बेटी विदा मुझे पसंद है। मैं अगर तुम्हें मार दूं तो उसका ख्याल कौन करेगा? हाँ, मैं वही हूँ जिसको पर्दे के पीछे विदा देखकर हंसती थी और तुम एक बार खौफज़दा हुई थी। चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी और ना पहुँचने दूँगी। ये कहकर चुड़ैल आसमानों में गुम हो जाती है। बादल और बिजली की खड़क भी ख़त्म हो जाती है और अनिका अपनी बेटी के साथ कभी इस चीज़ का जिक्र नहीं करती। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल खूनी जज़ीरा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।